हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ कल एक स्टोरी शेयर की थी, एक वीडियो शेयर की थी जिसमें कि मैंने आप लोगों से आपके डाउट्स पूछे थे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे डाउट्स मेरे पास आए हैं आपके कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना विश्वास दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के लिए डाउट सेशन लाती रहूँगी। ये सिर्फ हमारी बातचीत के ही डाउट सेशन नहीं रहेंगे या फिर आपके कोर्स रिलेटेड ही नहीं रहेंगे, ये आपके स्टडी रिलेटेड भी डाउट्स क्लियरिंग सेशन रहेंगे जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं उन्हीं सभी डाउट्स के आपके आंसर देने वाली हूँ। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और सारे ही डाउट्स सभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कॉमन डाउट्स आए हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आप सभी लोग देखिए, एंड तक देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट डाउट के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला डाउट है हमारा शिवानी शर्मा का। इनका क्या डाउट है, क्या आरसीआई से डिप्लोमा एवरी 5 ईयर बाद रिन्यू कराना पड़ता है? इज़ दैट ट्रू? देखिए जी, रिन्यू नहीं कराना पड़ता, अपडेट कराना पड़ता है। ठीक है, रिन्यू नहीं कराना पड़ता, अपडेट कराना पड़ता है। और मैंने कहीं काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखा है कि आपको मिसगाइड भी कर रहे हैं काफ़ी लोग कि अरे ये वाला डिप्लोमा मत कीजिए, आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने के लिए दिख सकती है, आप लोग काफ़ी प्रॉब्लम सेव करेंगे, इसमें वैकेंसी नहीं आएगी, इसमें ये है, इसमें वो है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इस डिप्लोमा के बारे में सुनी हैं। बट फ्रेंड्स, उन लोगों के अपने ओपिनियन है। ठीक है, जहाँ तक कि इसके 5 ईयर रिन्यूअल की बात है, अपडेशन की बात है, तो जी हाँ, जैसे आप लोग डीएड ख़त्म करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2022 में एडमिशन ले रहे हैं और आपका जो डिप्लोमा है वो 2024 में जाकर ख़त्म होता है। तो 2024 के बाद 5 ईयर्स लगा लीजिए, मतलब कि 25, 26, 27, 28, 29, मतलब कि 2029 तक आप लोगों को कोई भी रिन्यूअल की या फिर सीआरई पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत नहीं है 5 साल तक। ठीक है, उसके बाद जो बाद के साल आएंगे तो हर 5 साल के अंदर आपको 100 सीआरई पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं। देखिए, ये सीआरई पॉइंट्स जो है वो आरसीआई प्रोवाइड करवाता है। आरसीआई क्या करता है, आप लोगों को पता है, एक रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जिसकी फुल फॉर्म है। तो ये एक गठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये चाहता है कि मेरे जो टीचर्स हैं, जो भी इस स्पेशल फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, ये टाइम टू टाइम अपडेट होते रहें। भाई, डिसेबिलिटी में क्या नई चीज़ आ रही है, आपने आईडीडी से किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने एचआई से किया है। ये चाहते हैं कि आप एक टीचर होने के नाते, जिससे भी आपने स्टडी की है, आपको और भी जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, पहली चीज़, मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि एटलीस्ट ये सीआरई पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए हमें मौका देते हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये सीआरई पॉइंट्स कलेक्ट करना। आप फेसबुक पे काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, आप वहाँ से अपडेट ले सकते हैं सीआरई पॉइंट्स की कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी आप सीआरई पॉइंट्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी मीटिंग होती है आरसीआई की, वहाँ से भी आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अमर ज्योति में भी हर दूसरे साल या हर साल वहाँ पर भी सीआरई प्रोग्राम होता रहता है, जहाँ पर कि आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, 5 साल की बात है, 5 साल की बात, 5 साल में आपको सिर्फ 100 सीआरई पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, जो कि आपको एक सीआरई जो मीटिंग होती है वो आपको 7 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट तक भी दे देती है। क्या आप 5 साल में भी, और वो जो मीटिंग आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है, जो आपको अपडेट कर रही है अपनी फील्ड के बारे में, तो आप नहीं चाहते कि आप अपनी फील्ड में अपडेटेड रहें? तो फ्रेंड्स, इस भ्रम को बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये बहुत अच्छी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। ये पहले की तरह नहीं है कि जी हाँ, गवर्नमेंट टीचर्स हम लोग लग गए हैं, अब 60 साल तक हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और आज भी यही होता है, एक बार गवर्नमेंट टीचर का जो है वो एग्ज़ाम निकाल लीजिए, उसके बाद आज की जितनी भी नॉलेज है उसके बेस पर आप अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत कर देंगे। तो ऐसा देखिए, ये टीचर्स एक्सपीरियंस के साथ भी अपने आप को पॉलिश करते हैं। बट जैसे कि आरसीआई है, ये रिहैबिलिटेशन करता है, लोगों को जागरूक करता है। तो इनका क्या काम होता है कि ये टीचर्स को भी जागरूक करें। ठीक है, उन सारे एस्पिरेंट्स को भी जागरूक करें जो कि इस स्पेशल फील्ड में है, जैसे कि आप लोग अब डीएड करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या है, रिन्यू नहीं अपडेट कराना पड़ता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपका जो सर्टिफिकेट है अगर आप नहीं कलेक्ट कर पाए तो वो रद्द कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग एप्लीकेशन लगाइए, एप्लीकेशन लगाने के बाद आपको कुछ टाइम दिया जाता है, रिलैक्सेशन मिलती है, आपको एक बहुत अच्छा सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा। चलिए अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप शिवानी, आपका जो ये क्वेश्चन था ये सॉल्व हो चुका है। ये बहुत
अच्छी अपॉर्चुनिटी है शिवानी, जो कि RCI हमें प्रोवाइड करवाता है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि RCI एटलीस्ट अपने टीचर्स के लिए ये सारे जो स्टेप्स हैं वो उठा रहा है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी कामचोर मत बनिए, जब तक भी इस फील्ड में रहें अपडेट अपने आप को करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है मिस्टर करण का। इनका क्या क्वेश्चन है, मैम DHSL की ट्रेनिंग कितने आवर्स की होती है, संडे की छुट्टी भी रहती है क्या? देखिए करण, DHLS जो आपका ये डिप्लोमा होने वाला है, इसकी जो टाइमिंग्स है वो कॉलेज के हिसाब से ही रहेगी, इंस्टीट्यूशन के हिसाब से ही रहेगी। मैं आपको जनरली इसका टाइम बता देती हूँ। सुबह 9 बजे से आपकी क्लासेस कमेंस होती हैं, स्टार्ट होती है, और शाम के 4 बजे तक चलती हैं। ठीक है, संडे में ऑब्वियसली इसकी छुट्टी रहती है। ठीक है, संडे में इसकी छुट्टी रहती है। जितने भी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें भी इनकी जो है छुट्टियाँ इंस्टीट्यूशंस की रहती है। फॉर एग्जांपल बैंक हॉलीडे हो गई, गांधी जयंती हो गई, अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे गया है उसकी हो गई, तो ये सारी छुट्टियाँ आपको अलॉट की जाती हैं, दी जाती हैं। ठीक है, आई होप आपका भी जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है विष्णु का। इन्होंने पूछा है मैम CTET के लिए हम एलिजिबल हैं फर्स्ट ईयर में? जी हाँ, आप लोग मैंने एक पिछली वीडियो डाली थी फ्रेंड्स, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था सेकेंड ईयर में आप लोग एलिजिबल होते हैं। बट फ्रेंड्स, एक नोटिस आप लोग देख रहे होंगे, अभी यूट्यूब पे भी काफ़ी चल रहा है, काफ़ी चर्चा हो रही है उस बारे में। तो जी हाँ, हमारा एक जो नोटिस है वो आ चुका है। अब आप क्या है, NCT की तरफ से आया है वो नोटिस। अब आप क्या है कि आप फर्स्ट ईयर में भी अपना जो CTET का एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। यदि क्या कंफर्म है मुझे तो कि अगर आप लोगों का इसमें एडमिशन होता है IIT में, ये दिसंबर वाला जो CTET हमारा होने जा रहा है, इसको आप फिल कर दीजिएगा। अगर आपका ये पास हो जाता है तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल है। ठीक है विष्णु, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशांत की तरफ से, डू DED स्पेशल स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल फॉर नॉर्मल PRT टीचर्स इन उत्तर प्रदेश? यस प्रशांत, DED जो स्पेशल एजुकेटर्स जो करके आते हैं, जिनके पास DED स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा है, दे आर एलिजिबल PRT नॉर्मल टीचर ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश। ठीक है प्रशांत, वो एलिजिबल है बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आपके पास DED है तो आप नॉर्मल टीचर का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, एंड मैम आई हैव चूज HI इन IIT, विल बी आई एबल टू चूज माई स्ट्रीम फ्रॉम चेंज माई स्ट्रीम फ्रॉम HI टू IDD ड्यूरिंग एडमिशन टाइम? सॉरी डियर, ये नहीं हो सकता है। आपको अभी अपडेशन का भी से अगर कोई गलती हो गई है तो उसके करेक्शन के लिए भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ दिए गए थे, आपको उसमें ये चीज़ करनी चाहिए थी। बट अगर नहीं करी है तो दैट विल बी ओके, बट आप एडमिशन के टाइम पर अपनी जो स्ट्रीम है वो नहीं चेंज कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रिया की तरफ से, मैम मैंने HI चूज़ किया है, सो मुझे उस टॉपिक के अलावा और पढ़ने की ज़रूरत है क्या? प्रिया जी, जो मैंने स्पेसिफिक कंपोनेंट की जो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखेंगे, उस फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपका सिलेबस पार्ट A एंड पार्ट B में डिवाइड किया है, जिसमें पार्ट A सभी के लिए कॉमन है और पार्ट B में से सिर्फ आप HI का रेडी करके जाएंगे, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। बट प्रिया, मैं ये कहना चाहूँगी, ये सजेस्ट करना चाहूँगी आपको कि ये वाला जो हमारे स्पेसिफिक कंपोनेंट है ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या चीज़ आएगी कि क्या चीज़ नहीं आएगी। बट उसमें जैसे कि लिखा है डिसेबिलिटी स्पेसिफिक, तो आपने जिस भी स्पेसिफिक कोर्स के लिए अपना IIT का एग्ज़ाम फिल किया है तो एक्सपेक्टेड है कि उसी से ही आपका जो IIT का एग्ज़ाम है वो आए। बट स्टिल आप VI, IDD और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, कुछ नहीं जाता। ठीक है, जस्ट प्रिपेयर वेल। कुछ ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, ज़्यादा पढ़ लो कोई बात नहीं, बट कम नहीं रहना चाहिए। ठीक है प्रिया, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा एक कमेंट है खान जैदू का। ठीक है जी, इन्होंने हमसे पूछा है DED स्पेशल एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका आपको कोई भी नेगेटिव जो मार्क होता है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके वही मार्क कैलकुलेट किए जाएंगे जिसके आंसर आपके सही होंगे। ठीक है, आई होप आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है डाउट, वो है मनोज जी का। मनोज जी कह रहे हैं, मैम IDD फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कब तक होंगे, बैच 2021 एंड 2023? देखिए जी, मेरी अभी कुछ फैकल्टीज़ से आपके डाउट के रिगार्डिंग बात हुई है, तो उन्होंने मुझे सितंबर के लिए बोला है, राइट? तो एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में आपका ये एग्ज़ाम हो जाए, बट स्टिल कुछ भी ऐसी कंफर्मेशन नहीं है RCI की तरफ से, वैलिड कंफर्मेशन नहीं है, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि इस बात को सिद्ध कर दे। बट जितने भी हमारे फैकल्टीज़ हैं उनका मानना है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रही हैं वेरोनिका।
इनका क्वेश्चन है, मैम काइंडली प्रिपेयर इंग्लिश ट्रांसलेशन पेपर्स फॉर IELTS एग्ज़ाम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। वेरोनिका, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो डियर आपको दिख जाएगा वहाँ पे कि हम लोग जो है वो डेली जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ IELTS। जैसे ही IELTS के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं, इसी फॉर्म में मैं आप लोगों को वहाँ पर जो क्विज़ के फॉर्म में वो क्वेश्चन वहाँ पर अपलोड करती हूँ। तो वो इनडायरेक्टली आपकी यही प्रैक्टिस हुई, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स की ही प्रैक्टिस होती है। ये नहीं है कि सिर्फ मैं डिसेबिलिटी वाले ले रही हूँ क्वेश्चन, आपकी मैथ्स की भी है। आई डोंट थिंक मैंने अभी रीजनिंग का अभी तक टेस्ट लिया है टू बी फ्रैंक, बट स्टिल मैं इंग्लिश का काफ़ी कंटिन्यू कर रही हूँ, स्पेशल का काफ़ी कंटिन्यू कर रही हूँ, एज सेम विद GK GS एंड करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर क्वेश्चन पेपर्स बनाने की कोशिश करूँगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो डाउट है वो पूछा गया है बीस्ट गेमिंग की तरफ से। देखिए जी, मुझे नहीं लगता ये आपका असली नाम है, तो चलिए, बीस्ट गेमिंग का हमारे पास एक डाउट आया है। ये कह रहे हैं, मैम मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस लाइए, कोई सोर्स नहीं मिल रहा 2 सब्जेक्ट के लिए। तो फ्रेंड मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अब आप लोग भी टीचिंग लाइन में आ रहे हैं, तो अगर एक टीचर का एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हर एक टीचर की अपनी एक स्पेशलाइजेशन होती है सिर्फ उसी के ही सब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे मेरी स्पेशलाइजेशन है मेरी स्पेशल वाले सब्जेक्ट्स, राइट, मेरी स्पेशल फील्ड्स जिसमें आप लोगों को डिसेबिलिटी, CDP ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती है। तो अगर मेरी रीजनिंग या फिर मैथ्स अगर मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है डियर, तो मैं उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। और मेरे को इस बात को कहने में शर्म नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज आप लोग देखेंगे यूट्यूब पे भी, आप लोग अब कॉलेज में भी जाएंगे, आप लोग 12th भी करके आ रहे हैं, हर एक टीचर अपने ही सब्जेक्ट में मास्टर होता है, ठीक है। उसको अपनी ही जो उसका सब्जेक्ट होता है उसमें उसकी स्पेशलाइजेशन होती है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों को टीचिंग इतनी पसंद आ रही है, मेरी जितने भी मेरी वीडियोस पड़ी हैं वो आपको पसंद आ रही हैं। बट फ्रेंड हर एक टीचर का अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है। इफ़ आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स तो आई विल नॉट बी शेयरिंग दैट, ठीक है, ऑन यूट्यूब स्पेशली। रीजनिंग भी पढ़ी है मैंने, मैथ्स भी पढ़ी है, अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़े हैं, बट वो मेरे लेवल पे अच्छे हैं, ठीक है। बट इतना उसमें मैं मास्टर नहीं हूँ कि वो मैं टीच कर पाऊँ, ऑलराइट। तो हर एक टीचर का अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। इसके बाद डाउट है स्नेहा सूर्यवंशी जी का। ये कह रही हैं, मैम इंग्लिश और मैथ्स के टेस्ट ले लो मैम लाइव। फ्रेंड यूट्यूब की, अभी मैंने यूट्यूब शुरू किया है, तो यूट्यूब की एक कंडीशन होती है जिसमें कि आपको लाइव स्ट्रीम आप तब कर सकते हो जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए, ऑलराइट। तो मेरे अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं है, तो सॉरी डियर, मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाऊँगी। बट टेलीग्राम पर डेली आप लोगों के लिए टेस्ट चल रहे हैं, आप प्लीज़ वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए। और अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन हैं तो आप मुझे बता सकते हैं वहाँ पे जाके कि आपको और क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए इस टेस्ट के अंदर, ठीक है डियर। तो मैं अभी टेस्ट नहीं ले पाऊँगी लाइव, बट येस श्योरली अगर आप जैसे आपका IELTS में एडमिशन हो जाता है, उसके बाद जब हम लोग CTET की तैयारी करेंगे तो वो सारी की सारी हम लोग तैयारी लाइव सेशंस में ही करेंगे। ओके स्नेहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कृष्णा जी की तरफ से। कृष्णा कह रहे हैं, मैम D.Ed परसुइंग टाइम होम सेशन मिल सकता है क्या स्पेशल किड्स के फॉर लिटिल अर्निंग। कृष्णा जी, आपको जो होम सेशन है वो मिल जाएंगे जब आप कॉलेज में ही होंगे वहाँ पे। तो वहाँ पर ऐसे आपके लिंक क्रिएट होते हैं जहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आप लोगों को अप्रोच किया जा रहा है ट्यूशन्स के लिए, होम सेशंस के लिए, ठीक है। तो आपको चांसेस हैं कि आपको मिलने लग जाए। बट कृष्णा, आई विल सजेस्ट कि आप ये जो होम सेशंस जितने भी हैं ये अपने सेकेंड ईयर ऑफ D.Ed में लेना शुरू करें, बिकॉज डियर आपको इस स्पेशल फील्ड के बारे में अभी थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी आप न्यू हो इस फील्ड में, तो आप इसे जानने की, ठीक है, इसके बारे में पढ़ने की, बच्चों के साथ काम करने की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए। इसके बाद सेकेंड ईयर में आप ट्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दीपक जी का डाउट है, एक्चुअली इनके डाउट नहीं डाउट्स है। तो ये लिख रहे हैं, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में 3 इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किए हैं, अगर बाय चांस मैं सेकेंड या थर्ड इंस्टीट्यूट में अपना कोर्स करना चाहूँ तो वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज मुझे अलॉट हो सकता है। जी हाँ, आप अपना जो फर्स्ट अलॉटमेंट जब आपका आएगा, अगर आपके फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आ जाता है
तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पर एडमिशन नहीं करेंगे। जैसे आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको फ़ोन आएगा कि भाई आप जो है एडमिशन के लिए आ जाइए। अगर आप नहीं चाहते हैं उस टाइम पर एडमिशन लेना तो आप क्या करेंगे, आप एडमिशन लेने नहीं जाएंगे और कॉल पर ही आप मना कर सकते हैं कि मैम आई एम वेटिंग फॉर द सेकंड मेरिट लिस्ट, कि मैं अपना जो इंस्टीट्यूट है वो चूज़ कर पाऊँ। ठीक है, तो आप फर्स्ट ना चूज़ करके, फर्स्ट जो अगर काउंसलिंग होगी उसे मत चूज़ कीजिएगा। अपनी जो सीट है वो कहीं पर भी बुक मत कीजिएगा। ठीक है, अपनी जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपका नेम आ जाएगा। ठीक है, बट आई विल सजेस्ट कि आप एक बार जिस भी कॉलेज में आपका नेम आता है उस कॉलेज में ज़रूर विजिट करें। ठीक है, उसकी फैकल्टीज़ से बात करें, वहाँ के जो डायरेक्टर है उनसे बात करें, उसके बाद ही अपना डिसीजन लें। ठीक है, वरना पिछली बारी ऐसा हुआ था कि जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है वो उन्होंने वेट किया और उनका सेकंड मेरिट लिस्ट में फिर नेम आ गया था। ठीक है, इसके बाद सेकंड ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या डीएड के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलने में आसानी हो जाती है या इसमें भी एसएससी की तरह कट ऑफ हाई जाती है? गवर्नमेंट जॉब लेना देखिए आसान है या मुश्किल है वो तो उसके एग्ज़ाम जितना डिफ़िकल्टी लेवल आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जितने लोग उस एग्ज़ाम को फिल करते हैं तो कितने बच्चों पे एक सीट फिल हो रही है, ये जो कंपटीशन होता है। ठीक है, तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो इतना तो डियर मैं नहीं कहूँगी कि एसएससी लेवल जितनी हमारे वाले एग्ज़ाम में क्राउड जो है वो बैठता है, अपेयर होता है फॉर द एग्ज़ामिनेशन, बट हाँ इतना ज़रूर है कि देखिए जी, पेपर 1 हो या 2 हो या 3 हो, कितने भी हो, कंपटीशन तो रहता ही है हर जगह। ठीक है, और हर साल यही देखा जा रहा है कि लिटिल बिट मतलब थोड़ा थोड़ा जो है वो कंपटीशन वो इंक्रीज़ होता ही है, और ये बहुत नेचुरल सी बात है। आप आज डीएड कर रहे हैं, आज भी आपको उतना ही कंपैरेटिवली जो है कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। अगर आप आज से 5 साल बाद की बात करें तो तब भी आपको कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा, बट वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, कंपटीशन की चिंता नहीं करनी है, बिकॉज हमें कितनी भी सीट्स आए हमें एक सीट चाहिए। ठीक है, उसी एक सीट के लिए हमें जो है वो मेहनत करनी है। तो कितना भी कंपटीशन हो, ज़्यादा हो, कम हो, उस चीज़ की परवाह नहीं करनी है, हमें बस एक सीट चाहिए। राइट, कट ऑफ इतनी भी ज़्यादा हाई नहीं जाती है। अब की बात देखा गया है कि नॉर्मल पीआरटी जो हमारे DSSB में एग्ज़ाम हुआ था उसकी हाईएस्ट कट ऑफ गई है 157 गई है फॉर जनरल, एंड OBC SC ST की भी इन्हीं के ही पास गई है जितनी भी कट ऑफ है। तो अगर इस मेरिट लिस्ट के कंपैरिजन में देखा जाए, 200 नंबर का पेपर होता है, इसमें से नॉर्मल वालों की 157 गई है, मतलब कि आप देखिए कितनी ज़्यादा हाई गई है कट ऑफ। और अगर हम स्पेशल की बात करें, वहीं पर ही अगर हम स्पेशल की बात करें तो कितना भी कंपटीशन हो, आज भी जर्नल की 107 गई थी। ठीक है, मतलब कि आपकी बार भी जर्नल की 107 गई थी, जो कि नॉर्मल वाले में 157 गई थी। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पोस्ट। ठीक है फ्रेंड, ठीक है दीपक जी। इसके बाद आप कह रहे हैं मैम मैथ्स और इंग्लिश की भी क्लासेस करवा दीजिए यूट्यूब पर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो स्पेशल फील्ड में है। ठीक है, वो स्पेशल फील्ड में है, तो मैं अथॉरिटी नहीं रखती हूँ कि मैं आपको हर सब्जेक्ट टीच कर सकूं। और टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हर एक टीचर हर एक सब्जेक्ट में निपुण नहीं हो सकता है। ठीक है, हर एक टीचर में स्पेशलाइज नहीं हो सकता है, या फिर इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता है सब्जेक्ट्स को लेकर कि हाँ वो हर सब्जेक्ट टीच कर सके। ठीक है, तो हर एक टीचर अपनी ही फील्ड में जो है मास्टर होता है, और मुझे लगता है कि आपको गुमराह करने से अच्छा आपको जो अच्छा आता है, मतलब कि हम टीचर्स को जो अच्छा आता है, जो हम कॉन्फिडेंटली पढ़ा सकते हैं आपको बिना मिसगाइड किए, तो वही हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, और फ्रेंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ मैं ये नहीं कर सकती कि आप लोगों को हर चीज़ पढ़ाऊँ। देखिए, जिसमें मैं कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करती हूँ या फिर जो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं होता है तो मैं उसको नहीं पढ़ाती हूँ बिल्कुल भी। तो आई होप मेरा ये जो आंसर है ये थोड़ा बहुत सेटिस्फाई किया होगा इस आंसर ने आपको। तो आपका 4th डाउट है, अच्छा इन्होंने, ये दीपक जी नहीं है, ये वैष्णवी वशिष्ठ हैं जिन्होंने अपना नाम नीचे लिखा है। मैम क्या हर कॉलेज अपनी कॉलेज फ़ीस चार्ज करता है क्या? देखिए, जो RCI की गाइडलाइन है वो गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी कॉलेज हो वो आपसे 40,000 पर साल, मतलब 40,000 पर ईयर से ज़्यादा आपसे चार्ज नहीं कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम क्या हो सकता है कि 45 हो सकती है, जिसमें कि 5 जो 1,000 रुपये होते हैं वो आपकी एज अ सिक्योरिटी फ़ीस ली जाती है, और वो सिक्योरिटी फ़ीस आपको 2 साल जब आप अपना डीएड ख़त्म कर लेंगे तब आपको रिटर्न किए जाते हैं। ठीक है, तो
40,000 से ज़्यादा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो आपसे चार्ज नहीं कर सकता है, ठीक है। जितना भी अगर आप एक्स्ट्रा देते हैं या फिर कोई भी कॉलेज अगर अपनी मनमानी करता है तो उसके खिलाफ आप केस भी कर सकते हैं, अपने जो भी आपके पास हायर अथॉरिटी है उसमें भी आप जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जनरली क्या होता है कि जो कॉलेजेस होते हैं वो 40,000 से ज़्यादा एज़ पर द RCA, जो हमें RCA बताता है, 40,000 से ज़्यादा फ़ीस नहीं चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को इस बारे में अवेयर होना चाहिए, ठीक है। और कॉलेज अपने मन से फ़ीस चार्ज करते हैं बिकॉज हम जैसे लोग या फिर आप जैसे लोग उन लोगों को अलाउ करते हैं चार्ज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, आफ्टर 12th हम लोग आते हैं तो हमें काफ़ी टेंशन चल रही होती है कि यार कहाँ पे हमारा एडमिशन होगा, हमारी जो लाइफ है वो मतलब सिक्योर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्या हमें एक अच्छा कोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि यार 10-15 हज़ार रुपये की या 5-10 हज़ार रुपये की तो बात है, दे देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, उन कॉलेज वालों को मोटिवेशन मिलती है और वो हर एक बच्चे से वही चार्ज करते हैं, हर एक बच्चे से सेम चार्ज करते हैं, जो कि 40,000 से ऊपर हो जाता है, 45, 50, 55, 60 भी देखी गई है, ठीक है। बट RCA की तरफ से ये कहा गया है कि 40,000 से ज़्यादा फीस नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। एक ये नेहा जी हैं, ये बोल रहे हैं, मैम आप बोल रहे थे कि टेस्ट ऑनलाइन होगा बट मुझे कंप्यूटर ज़्यादा नहीं चलाना आता है, बस कंप्यूटर के बारे में इतनी नॉलेज है, और मैम एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे तो ये बात बहुत परेशान कर रही है कि मैं पास होंगी भी या नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो नेहा, अपने आप को कम आंकना बंद करो, ठीक है। अपने आप को कम मत आंको किसी से भी। मैं आप लोगों को आज बताऊं तो मैं भी इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ कंप्यूटर में, ठीक है। इवन कोई भी नहीं होता है जिसके बचपन से ही कंप्यूटर है या फिर उसने सीखा है तो अलग बात है, ठीक है। हर एक चीज़ ऐसी होती है जिसको सीखना पड़ता है, जिसको टाइम देना पड़ता है, और आप में वो काबिलियत होनी चाहिए सीखने की। ये नहीं देखा जाता कि आपको आता है नहीं आता है, आपकी काबिलियत आपको देखनी चाहिए, आपको उसकी वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है। आप इतने अच्छे से पढ़ते हैं, मुझे तो बस यही बात बहुत अच्छी लगती है कि आप इतने कंसिस्टेंट हैं हमारे चैनल के साथ, और आप इतने रेगुलर भी हैं कि हर वीडियो आप देखते हैं और आप अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। तो आपको इतना वीक या फिर अंडर कॉन्फिडेंस कैसे मान सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ आपके मन का एक वहम है, ठीक है। कोई भी बच्चा परफेक्ट नहीं है, सब आपके जैसे ही हैं जो बैठने वाले हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है। बट कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो बोल देता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बोल रहे हैं, आपका बहुत साफ दिल है। कोई कोई ऐसा होता है जो कि नहीं बोलता है हम ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो बिल्कुल भी कम मत आगिए अपने आप को, बिल्कुल भी। सबसे पहली बात तो यही छोड़ दीजिए सब चीज़ें, ठीक है। होगा पेपर, नहीं होगा, देखी जाएगी, अपना बेस्ट दे के आते हैं, ठीक है। और आई गारंटी यू कि आप मेरे को एक दिन आप मेरे को IIT के एग्ज़ाम के बाद मैसेज करके कहेंगे कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया, आई गारंटी यू, ठीक है। क्योंकि मैंने स्पेशल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है आप लोगों के साथ, ठीक है। तो वो व्यर्थ तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और आपने साथ साथ ही पूछा है नेहा कि इसमें कितने मार्क्स चाहिए होते हैं आपको पास होने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसके पिछली बार जब हमारा ये IIT का एग्ज़ाम हुआ था तो पिछली बार जो है 100 नंबर में से जिसके 30 भी थे ना, वो भी सिलेक्ट हो गया था, जिसके 30 थे वो भी सिलेक्ट हो गया था। तो मेक श्योर कि आपकी अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, तब भी आप 50 से ऊपर स्कोर बहुत अच्छे से कर लोगे, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग इस वाले पेपर में नहीं है, ठीक है। मैथ्स अगर वीक है कोई बात नहीं, अटैम्प्ट करके देखो, आ रही है ठीक है, नहीं आ रही है कोई बात नहीं, ठीक है। उसमें क्या करना है, सी मतलब हर एक ऑप्शन में C लगा के आ जाइए, उसमें से आपके 20 में से 6 से 7 नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है नेहा। बट जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं उसको करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एंड यू विल बी सेलेक्टेड। आप अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो डाउट है वो है पायल शर्मा जी का। ये बोल रही हैं, मैम माय नेम पायल शर्मा, मैम मेरा डाउट है कि क्या रीट एग्ज़ाम में स्पेशल DLED वाले स्टूडेंट्स जनरल DLED वाली वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? यदि फॉर्म नहीं कर सकते तो स्पेशल DLED की वैकेंसी इन रीट एग्ज़ाम में कितनी आती है? सबसे पहली बात तो डियर कि आप लोग जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपने रीट का फॉर्म भरा है, ठीक है। उसमें जो कट ऑफ है वो नॉर्मल PRT वालों की गई है, मान लीजिए 110 पर गई है, ठीक है। और स्पेशल वाले बच्चों की जितनी भी कट ऑफ गई है वो कितने पे गई है, 90 पर गई है, ठीक है। अगर आपके मार्क्स 110 से मतलब कि नॉर्मल PRT वाले पेपर में आ रहे हैं तो आप नॉर्मल PRT वाली तो आप स्पेशल तो चूज़ कर ही सकते हैं। बट अगर आपके मार्क्स इतने हैं कि आप नॉर्मल वाली कट ऑफ जो है वो पार कर ले, मान लीजिए आपके 110 से ऊपर मार्क्स है, तो आप उसमें भी नॉर्मल PRT में भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
रीट में वैकेंसीज काफ़ी आती हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। जब भी आती है 500 प्लस ही होती है, ठीक है, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। तो आगे चलते हैं। भारती जी का अब डाउट है, वो बोल रहे हैं मैम आप हमें इंग्लिश और मैथ्स के नोट्स प्रोवाइड करा दो प्लीज़, हम मैथ्स और इंग्लिश में बहुत वीक हैं। फ्रेंड भारती, तो मैथ्स और इंग्लिश के लिए नोट्स नहीं बनते हैं, इनके लिए ज़्यादातर प्रैक्टिस होती है, ठीक है। आपको आरसीआई ने बोला है कि आपको मैथ्स कहाँ तक करनी है, 10th लेवल तक करनी है, इंग्लिश कहाँ तक करनी है, 10th क्लास लेवल तक करनी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की ना प्रैक्टिस हो सकती है, इनके नोट्स नहीं बनाए जाते हैं जर्नली, ठीक है। और जहाँ तक बात है, आप बोल रहे हैं कि आप वीक हैं, तो आप वीक बिल्कुल भी नहीं हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो, ठीक है। अगर आपका मैथ्स और इंग्लिश में से देखिए कि कौन सा आपका ज़्यादा वीक है, वो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है। यदि आपका मैथ्स वीक है तो आप मैथ्स बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए, हटा दीजिए, आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स बचते हैं उस पर आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आपका ये पेपर श्योरली निकल जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। मैम मेरी ये डाउट है, मैम नॉर्मल डाइट के साथ ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, उसके प्रोस्पेक्टस में दिया है, तो मैम स्पेशल डाइट के साथ कर सकते हैं ग्रेजुएशन ओपन से, मैम कहीं मेंशन नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं। देखिए वंशिका, आप रेगुलर एक डिप्लोमा के साथ कुछ भी एक डिस्टेंस कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप अगर रेगुलर डीएड कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर जो अपने वहाँ पे प्रेजेंस देंगे जाकर कॉलेज में, आपके वर्किंग आवर्स होंगे वहाँ पर, ठीक है। अगर आप रेगुलर डीएड कर रहे हैं तो उसके साथ आप ओपन से, आप डिस्टेंस से क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। आप इसके लिए यूजीसी गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं जो कि रिसेंट में आई है, ठीक है। और अगर आपके पास वो गाइडलाइंस नहीं है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, ठीक है। मैम अगर ग्रेजुएशन कर सकते हैं इसके साथ तो कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। फ्रेंड पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास 12th में कौन सी स्ट्रीम थी, ठीक है। स्ट्रीम के साथ साथ आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ साथ आप ये देखिए कि DSSB में किसकी वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं। फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश के साथ कर सकते हैं, हिंदी ऑनर्स कर सकते हैं, इसके बाद आप साइकोलॉजी से कर सकते हैं, इसके बाद आप कोई भी सोशल साइंस से कर सकते हैं, कोई भी एक ऐसा मेजर सब्जेक्ट जिसकी वैकेंसीज आपको DSSB में देखने के लिए मिलती हो, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। इसके बाद ये पूछ रहे हैं मैम सीटेट की कोचिंग डीएड स्पेशल कोर्स के साथ करनी चाहिए। देखिए सीटेट मुझे ऐसा लगता है कि आप बिना कोचिंग के निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप एक ब्राइट स्टूडेंट है, तो आपको एज सच कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से मेहनत करेंगे या फिर दो घंटे अगर आप डेली अभी से ही सीटेट को देना शुरू करेंगे तो आपका जो सीटेट है वो ईजिली निकल जाएगा। कहीं पर जाके मुझे नहीं लगता कि पैसे वो वर्थ होंगे उनको देना किसी कोचिंग में, ठीक है, क्योंकि वही सारी सुविधाएं आप भी अपने घर बैठे ले सकते हैं। और यूट्यूब तो हमारी इतनी हेल्प करता है सीटेट के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सीटेट के लिए मैं भी जल्दी से जल्दी इस पर क्लासेस, जैसे ही आपका आईएट ख़त्म हो जाएगा इसके बाद मैं आपको सीटेट की प्रिपरेशन करानी शुरू करूँगी अपने ही चैनल पर, ठीक है। इसके बाद ये पूछ रहे हैं मैम प्लीज़ 100 मार्क्स वाले प्रैक्टिस सेट्स बना दो जैसे आईएट एग्जाम के पैटर्न में आते हैं। वंशिका मुझे लगता है कि आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने शायद आपको वहाँ पर भी नोटिस किया है। तो वंशिका मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर टाइम बचा तो फ्रेंड मैं ज़रूर इसका जो 100 मार्क्स का है ये सेट बना दूँगी। इन केस अगर हमें टाइम नहीं मिलता है तो जैसे हमारा टेलीग्राम पर टेस्ट सीरीज़ चल रही है वैसे ही चलेगी, ठीक है। मैम जीके कैसे करें प्लीज़ हेल्प, जीके बहुत वास्ट है। जीके में जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ प्लस मैंने जो आपको टेलीग्राम पर शेयर किया है सिर्फ आप वही कर लीजिए, उससे आपके 7 से 8 या 9-10 नंबर आपके जो हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। इसके अलावा तो जीके तो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी 20 में से 20 उसमें ले आए, ठीक है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट होता है। बट जो पिछले एग्जाम्स में आया है उसके बेसिस पे जो मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया है, आपको सजेस्ट किया है, आप सिर्फ वही टॉपिक कर लीजिए, ठीक है। मैम स्पेशल डीएड वाले स्टूडेंट्स पीआरटी टाइम अर्न, पार्ट टाइम अर्न कर सकते हैं क्या और कैसे? क्या तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। वो जितने भी हमारे स्पेशल होम सेशंस होते हैं वो ले सकते हैं। प्लस आप जब सेकेंड ईयर में होंगे डीएड के तब आप किसी नॉर्मल जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है बच्चों को, एज अ सेशन देता है बच्चों को, आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं। आरुषि का डाउट है यहाँ पर, मैम माई नेम इज़ आरुषि एंड माई डाउट is can we do BA with special diet together as someone told me that you can't do it together as in order to apply for a government job। प्लीज़ डियर प्लीज़, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए।
If you are doing D.Ed, then you are eligible to pursue graduation in private or distance mode. ठीक है फ्रेंड, अगर आप एक रेगुलर अगर आप D.Ed कर रहे हैं तो उसके साथ आप डिस्टेंस मोड में ग्रेजुएशन अपनी कर सकते हैं. देयर विल बी नो हर्डल इन एनी गवर्नमेंट जॉब और एनी इन प्राइवेट जॉब ऑल्सो. ऑल राइट, तो बिल्कुल भी परेशान मत हुई. निदा कुरैशी कह रही हैं, माई नेम इज़ हुडा. माई नेम इज़ हुदा या हुडा, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, सॉरी इफ़ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग. आईट एग्ज़ाम कब होगा? आरसीआई बार बार डेट क्यों बढ़ा रहा है? एग्ज़ाम की टेंशन में कुछ और भी नहीं कर पा रही हूँ और अभी तक ना एडमिट कार्ड आया है और ना ही आरसीआई कुछ इन्फॉर्म कर रहा है. डियर, अभी काफ़ी सारे इसके रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन है, गरीबा पांचाल जी का है. तो ड्रीम स्पेशल पे जितनी भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है या फिर मेरे द्वारा जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आपकी सिर्फ किसके बेस पर दी जाती है? जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑफिशियली. ठीक है, ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बाद ही मैं आप लोगों को अपडेट करती हूँ. पहले अपने आप को श्योर करती हूँ इस बारे में, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ. इसके बाद एक और है, मुझे इनका नाम नहीं पता, इनके जो आईडी है वो उस पर लिखा है फीवर FF. ठीक है, ये बोल रहे हैं, मैम प्लीज़ आप इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग का भी करवा दो बिकॉज आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो. थैंक यू सो मच. मैं अच्छा पढ़ाती हूँ बट मैं अच्छा अपना ही सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ. ठीक है, तो फ्रेंड मैं आपको इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए मैं आप लोगों को नहीं कहूँगी कि मैं आपको ये पढ़ा सकती हूँ बिकॉज ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये मेरे सब्जेक्ट्स नहीं हैं. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड हर किसी का अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है और मेरा स्पेशलाइजेशन स्पेशल एजुकेशन है. ठीक है, इसके बाद प्रदीप जी हैं, ये कह रहे हैं, मैम माई सेल्फ प्रदीप, माई डाउट इज हाउ मैनी DSSB TGT वैकेंसीज आर कम आउट इन 1 year, हाउ मैनी टाइम्स TGT इज कंडक्टेड. Ma'am, I have 88% in 12th class. Now, how many marks I need to clear IELTS exam and to allot my first choice college? And I have one more question. Ma'am, please tell me, can I do BSc as a private student with IDD diploma? प्रदीप जी, बहुत लंबा क्वेश्चन था आपका, तो चलिए एक बार 1 by 1 मैं आपके आंसर देने की कोशिश करती हूँ. तो रेगुलरली ऐसा कुछ नहीं है कि कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है. ठीक है, एक अच्छे नंबर्स में आती है सबसे पहली बात. दूसरी बात ये है कि हर साल या फिर हर दूसरे साल हमें देखने के लिए मिल जाती है. जिस साल दिल्ली में नहीं निकलती उस साल रीट में या फिर उत्तर प्रदेश में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी. ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद हाँ जी एक क्वेश्चन और है इनका, कैन आई डू BSc एज अ प्राइवेट स्टूडेंट विद IDD डिप्लोमा? इफ़ यू आर डूइंग IDD डिप्लोमा इन अ रेगुलर मोड, येस यू आर एलिजिबल टू डू BSc इन डिस्टेंस मोड. ठीक है फ्रेंड, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी आप डाउट होना चाहिए. आप BSc की जगह और कोई भी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. आप बशर्ते उसमें देख लीजिएगा कि अगर आप इसकी मास्टर्स भी करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाए PGT देने के लिए भी. ठीक है फ्रेंड्स, इसकी वीडियो मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगी. बट स्टिल अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, हिंदी या फिर ऐसा कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं तो गो फॉर दैट. ओके, एक डाउट है हमारे पास, ये है डेली राजस्थानी शॉर्ट रील्स. ओके, शॉर्ट रील्स हम भी देखेंगे आपके रील्स. तो इन्होंने पूछा है, हाय मैम, माय नेम इज़ राहुल. मेरा सवाल है कि स्पेशल DLED में सिलेक्शन होने के 2 साल की कॉलेज फ़ी कितनी होती है? तो फ्रेंड इसका आंसर मैं ये आपको देना चाहूँगी कि कितनी फ़ीस होती है 2 साल की. देखिए RCI ने बोला है कि 40,000 आप 1 साल की फ़ीस चार्ज करिए. कोई भी कॉलेज आपसे 40,000 से ज़्यादा फ़ीस चार्ज नहीं कर सकता. इट मीन्स आपकी 2 साल की कितनी हुई? 80,000 रुपये हुई. ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वो सिक्योरिटी फ़ीस ले लेंगे तो 85,000 रुपीज़ हो जाएगी, जो कि आपकी सिक्योरिटी फ़ीस 5,000 रुपीज़ होती है. जी हाँ, बट कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपकी मर्ज़ी के बिना, ठीक है, आपको बहला फुसलाकर या फिर कुछ भी आपको बहाना देकर कि जी हम ये कराएंगे वो कराएंगे, ऐसे करके आपसे ज़्यादा फ़ीस जो है वो चार्ज ले लेते हैं, फ़ीस जो है वो ले लेते हैं. तो आपको उस बारे में कंफर्म होना पड़ेगा अपने कॉलेज की तरफ से. बट जो अगर मैं आपको एक एवरेज बताऊं तो वो 40,000 रुपये है. ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है. और जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं तो उसमें कंपैरेटिवली कम भी होती है. ठीक है फ्रेंड, फिर से रिलीजियस स्टोरीज़ का एक कमेंट है, मैम IELTS एग्ज़ाम कब होगा? तो जी आज हम RTI लगा रहे हैं इसके ऊपर. RTI का जो भी हमारा रिस्पॉन्स आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी ऑन YouTube एंड ऑल्सो ऑन टेलीग्राम. ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए. आई होप आप सभी के डाउट अब क्लियर हो गए हैं. तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो के साथ. तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए. एंड जिसको भी इसके रिगार्डिंग डाउट हो, आपके फ्रेंड्स को या फिर फैमिली मेम्बर्स को, आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं.
मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर ड्रीम इट अचीव इट। बाय बाय।